हमेशा हम लोग उसी के नजरिए से, उसी तरीके से देखना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो मुगलों की तारीफ करते हैं। और इस यहाँ पर भी अगर पूरा पढ़ते हैं, इस इतिहासकार जिसने भी इसको लिखा है, यहाँ पर भी हम लोग अगर पूरा पढ़ते हैं, अभी तक जितने भी शासक की बात करें, जितने भी मुगल शासक की बात करें, वहां पर उनकी बुराइयों को लगभग ढक दिया गया है, वहां पर उनकी अच्छाइयों को ही बताया गया है। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगले की जो भी चीजें होंगी, जो भी प्लस पॉइंट होगा, जो भी सकारात्मकता होगी, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए नकारात्मक ही थे। तो हम लोगों को उस पहलू को हमेशा ध्यान देना होगा, नजरअंदाज नहीं करना होगा। अब हम लोग आगे आते, क्योंकि अभी तक हमने चाहे शाहजहां की बात की, चाहे सुल्तान जहांगीर की बात की, चाहे दीन इलाही वाले अकबर की बात की, चाहे हुमायूं की बात की, शेरशाह तो अलग थे, चाहे हुमायूं की बात की, चाहे बाबर की बात की, यहां पर अभी आपको कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिला है जो यह बताए कि मुगल एम्पायर जो था वो भारत के लिए सही नहीं था, भारत के लिए खतरनाक था। बशर्ते कि यहाँ पर तो और ये चीज दिखा हुआ, आपको लिखा हुआ दिख रहा है, चित्र के माध्यम से दिख रहा है कि शेर हुमायूं ने क्या बनवाया था। तो अकबर ने दीन इलाही किया, दीन इलाही धर्म की स्थापना की, जिसमें उसने सबको समान नजरिए से देखा। तो हम लोगों ने तानसेन, बीरबल जैसे नवरत्न की बात की, तो पंचमहल, आगरा फोर्ट, जोधाबाई महल, ये सारे चीज जो मुगलों ने बनवाया था, उन सारे चीजों की बात कर ली। लेकिन उनके जो निगेटिविटी थी, उनकी जो नकारात्मकता थी, उसकी बात अभी तक नहीं हुई। तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि ये सब उतना सकारात्मक नहीं है जितना आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आगे बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को बंदी बनाकर मुगल शासक बना था, अपने बाकी तीनों भाइयों को हराकर। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक मुगल शासक था, यानी कि 1658 से लेकर 1707 तक जो मुगल शासक था उसका नाम था औरंगजेब। अब यहां पर पढ़ते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब रूल्ड फॉर 50 ईयर्स। औरंगजेब जो है वो 50 साल तक शासन किया मुगल शासक के तौर पर। आगे, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रेन, उसने अपने एक लंबे शासनकाल में, रेन का मतलब होता है शासनकाल, तो उसने अपने एक लंबे शासनकाल में द एम्पायर रीच द लार्जेस्ट साइज, जो मुगल शासन था वो सबसे लार्जेस्ट साइज तक पहुंच गया, मतलब सबसे चरम तक पहुंच गया। He was an orthodox, God-fearing Muslim and a strict disciplinarian. वो एक भगवान से डरने वाला मुस्लिम था, मतलब वो एक भगवान से डरने वाला इस्लामिक इंसान था, और वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन था, यानी कि वो एक सारा कुछ जो है वो सही तरीके से और समय पर करने के लिए कार्य करता था, यानी कि वो सारा कुछ जो डिसिप्लिन वे में, यानी कि सब कुछ जो है वो अनुशासनात्मक वे में, अनुशासन के तौर पर कार्य करने वाला व्यक्ति था, जो एक गॉड फियरिंग भी था, जो भगवान से डरता भी था, और वो गॉड फियरिंग मुस्लिम था। आगे, ही लेड अ सिंपल लाइफ एंड वाज कॉल्ड जिंदा पीर और लिविंग सेंट। वो एक सिंपल लाइफ जीता था, यानी कि वो एक सामान्य जीवन जीता था, जिसके कारण से उसको लोग जिंदा पीर, यानी कि पीर का मतलब होता है सेंत, सेंत का मतलब होता है सन्यासी, एक जिंदा पीर यानी कि एक जीवित सन्यासी के तौर पे उसको माना जाता था, उसको उपमा दिया गया जिंदा पीर का, या फिर अंग्रेजी में इसको कह लें लिविंग सेंट। आगे, यही है औरंगजेब जो आपको चित्र में दिख रहा है। However, he did not trust anyone and was of suspicious nature. हालांकि आगे जब बात करते हैं तो औरंगजेब के बारे में यह कहा जाता है कि he did not trust anyone, वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, and was of suspicious nature, और उसी का मतलब यह हुआ कि और वह शकी मिजाज का था, वो हर लोगों पे शक करता था। जब भरोसा नहीं करता था मतलब तो शक ही हुआ। आगे, There was a number of rebellions during his rule. उसके शासनकाल में, यानी कि 1658 से लेकर 1707 तक जब औरंगजेब का शासनकाल था, जब वो मुगल एम्पायर के तौर पे मुगल शासन
को चला रहा था, मुगल शासक था, उस समय बहुत सारे विद्रोही जो औरंगजेब का विद्रोह करते थे, बहुत सारे विद्रोही जो हैं वो उत्पन्न हुए, बहुत सारे विद्रोही जो हैं वो आए, और सम ऑफ then were Amoj of northeast, pleasant rebellion of Jats of Agra Delhi region, सतनामीज ऑफ मथुरा रीजन, मतलब उसमें से कुछ एनिमीज के नाम, जो कुछ रिवेलियन थे, कुछ विद्रोही थे जो औरंगजेब के समय आए, औरंगजेब का विरोध किए, उसमें कौन कौन से थे, तो कुछ के नाम लिखे हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व से अहोम, प्लीजेंट रिवेलियन फ्रॉम जाट ऑफ आगरा दिल्ली रीजन, आगरा दिल्ली रीजन से जो जाट थे वो, और सतनामी जो थे वो मथुरा क्षेत्र से। ये सब कुछ ऐसे रिवेलियन थे, ऐसे विद्रोही थे जो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का विद्रोह करते थे। आगे, औरंगजेब केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ सिख गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब जो है उसका विवाद जो है वो सिख गुरु यानी कि सिख एक धर्म है, सिख गुरु तेग बहादुर से भी हुआ, तेग बहादुर से हुआ। ही वॉज ब्रॉट टू दिल्ली एंड एग्जीक्यूटेड, फिर उसको दिल्ली लाया गया, मतलब तेग बहादुर को दिल्ली लाया गया और फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी कि मार दिया गया। आगे, दिस लेड द सिख टू फॉर्म अ मिलिट्री ब्रदरहुड कॉल्ड द खालसा, और यहीं से एक सिखों का एक मिलिट्री ब्रदरहुड यानी कि एक सैन्य सारा कुछ बना, जिसको हम लोग खालसा कहते हैं। खालसा, KHALSA अंग्रेजी में और हिंदी में खालसा। द 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह वाज वेज्ड अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल, यानी कि सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक लगातार स्ट्रगल, लगातार विरोध, लगातार लड़ाई लड़ी। तो कौन लड़ा? तो 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। पहले गुरु थे गुरु नानक और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इसके बीच में 8 और गुरु आए। तो ये जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु ने, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जिनके साथ मिलकर बहुत सारे लोगों ने खालसा पंथ की स्थापना की, इन्होंने मुगलों के साथ एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी। ही लॉस्ट हिज 4 सन इन बैटल, यहां तक कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र भी मुगलों के साथ लड़ाई में मारे गए, जिनको हम लोग 4 साहिबजादे कहते हैं। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 83 पर आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही ऑल्सो लॉस्ट द डिवोटेड सर्विस ऑफ 2 ऑफ द strongest Rajput clans. His longest and toughest struggle was against Shivaji and Marathas. The impact of all the war and Aurangzeb's prolonged absence from northern India combined with the lack of foresight and statesmanship weakened the empire. He died in 1707. अब यहाँ पर क्या है, तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर तो सिख के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब का विरोध किया, औरंगजेब के साथ लगातार लड़ाई लड़ी। इसके बाद और भी जो लड़ाई हुई औरंगजेब की, वो किसके किसके साथ हुई, तो राजपूत के साथ हुई, मजबूत राजपूत के साथ हुई, शिवाजी के साथ हुई, मराठा के साथ हुई। और इसी के साथ शिवाजी, मराठा, राजपूत, एक तरफ से गुरु गोविंद सिंह, इन सब से जब औरंगजेब की लड़ाई हुई, इसके साथ औरंगजेब कमजोर पड़ता गया और नॉर्दर्न इंडिया से यानी कि उत्तरी भारत से उसकी पकड़ कमजोर हो गई और वो सिकुड़ता चला गया, उसका साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। और बाद में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब का जो एम्पायर था, औरंगजेब का जो शासनकाल था, वो खत्म हो गया। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि औरंगजेब का जो शासनकाल था कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। यह चित्र जो है पारस प्रकाशन के पेज नंबर 83 पर है, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं, अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। यह औरंगजेब का एम्पायर था, औरंगजेब का शासनकाल था। आगे बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर मुगल, मुगलों के अंडर में कैसा प्रशासन, कैसे प्रशासक हुआ करते थे, कैसा प्रशासन हुआ करता था, अब इसकी बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने मुगलों के संस्थापक यानी कि मुगल एम्पायर जो भारत में बना, मुगल साम्राज्य जो भारत में जिसकी शुरुआत हुई,
उसके संस्थापक बाबर की बात की हम लोगों ने। बाबर के बाद जो